हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और अब नई क्लास में आए आपके सामने। अपन जो पढ़ रहे थे वो प्राथमिक क्रियाएं पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो पढ़ी थी प्राथमिक क्रिया वो पढ़ी थी आखेट व भोजन संग्रह हमने पढ़ लिया था। और अपन अब चलते हैं नेक्स्ट प्राथमिक क्रिया की तरफ, जिसका नाम है पशुचारण। हमने जो कल लास्ट क्लास में पढ़ा था आखेट यानी शिकार करना और भोजन इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करना। और हम आज जो दूसरे नंबर की प्राथमिक क्रिया पढ़ रहे हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, वो पढ़ रहे हैं हम पशुचारण। अब सबसे पहले पशुचारण का अर्थ क्या है, पशुचारण होता क्या है? हालांकि ये सब जानते हैं अपन, क्योंकि अपन सब घरों में ये सब करते हुए आए हैं और करते रहेंगे। आगे देखो, अर्थ आखेट पर आश्रित रहने वाले, यानी जो मनुष्य पहले आखेट पर आश्रित था, यानी शिकार पर आश्रित था, आखेट पर आश्रित रहने वाले मानव समूह ने, यानी अपने ऊपर ले लो, हम पहले आखेट यानी शिकार पर आश्रित थे, ने जब यह महसूस किया, यानी हमने जब यह महसूस किया कि केवल शिकार से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, हम पहले सिर्फ शिकार पर निर्भर थे, तो फिर हमने धीरे धीरे महसूस किया कि केवल शिकार से ही अपन भरण पोषण नहीं कर सकते। तब हमने पशुपालन व्यवसाय को अपनाया। तब हमने कौन से व्यवसाय को अपनाया? पशुपालन व्यवसाय को। प्राथमिक जो कार्य है वो तो सबसे पहले आखेट व शिकार, आखेट व भोजन संग्रह आएगा, लेकिन उसके बाद में आता पशु। वापस रिपीट कर रहा हूं, शिकार पर आश्रित रहने वाले मानव समूह ने जब यह महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, यानी केवल शिकार करके जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने पशुपालन व्यवसाय को अपनाया। अब पशुपालन व्यवसाय, ये तो कोई जरूरी नहीं कि हर जगह आप पशुपालन कर सको। कैसे? आगे देखो, जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके उन्हें क्या बनाया? पालतू बनाया। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पर भैंस, गाय, बकरी ये पालतू पशु है, तो इनको अपन ने अपने भरण पोषण के लिए काम में लिया, इनको चारा डाला, दूध प्राप्त किया और उससे अपन का जीवन यापन किया। और जैसे रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट रह गया, और भी बहुत सारे, हर जगह हर जलवायु दिशा में अलग अलग प्रकार के जानवर पशु पाए जाते हैं, तो उन्होंने क्या बनाया? पालतू बनाया। आगे इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने, अपन सबकी जलवायु अलग अलग होती है, सब अलग अलग जलवायु दशाओं में रहते हैं। कल अपन ने पढ़ा था, 2 क्षेत्र पढ़े थे, आखेट व जो भी भोजन संग्रह के 2 क्षेत्र पढ़े थे। उस आधार पर विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके उन्हें क्या बनाया? पालतू बनाया। अतः विभिन्न प्रकार के पशुओं को जब मानव अपने भरण पोषण के लिए पालता है, अब ये सीधी सी छोटी सी 1 नंबर की परिभाषा आ गई, जब विभिन्न प्रकार के पशुओं को मानव अपने भरण पोषण के लिए पालता है तो उसे पशुचारण या पशुपालन व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। सीधी सी परिभाषा है, जब विभिन्न प्रकार के पशुओं को मानव अपने भरण पोषण के लिए पालता है तो उसे पशुचारण भी बोल सकते हो या पशुपालन भी बोल सकते हो। अब वापस एक बार मैं अपनी लैंग्वेज में रिपीट कर रहा हूं कि जब मानव को लगा कि सिर्फ शिकार से अपन भरण पोषण नहीं कर सकते, तो मानव ने दूसरा जो प्राथमिक व्यवसाय अपनाया वो था पशुचारण या पशुपालन। अब भौगोलिक दशाओं और तकनीकी विकास के आधार पर इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। देखो आगे, पशुपालन के प्रकार क्वेश्चन है। देखो ये तो हो गया, आपके अर्थ हो गया। अब दूसरा इसी में से अगर आप छोटा क्वेश्चन निकालोगे, पशुपालन के प्रकार, भौगोलिक कारकों व तकनीकी विकास। देखो सभी जगह भौगोलिक परिस्थितियां और तकनीकी विकास सभी जगह एक जैसा समान नहीं रहता है, तो इनके आधार पर वर्तमान में समय में पशुचारण व्यवसाय को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। वापस रिपीट कर रहा हूं, भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान में पशुचारण व्यवसाय को 2 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है, और पहला है चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्य पशुपालन। पहला है चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्य पशुपालन। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये छोटा सा
1 नंबर का क्वेश्चन है, पशुपालन या पशुचारण के प्रकार कितने हैं? 2। पहला चलवासी और दूसरा वाणिज्य, चलवासी और वाणिज्य। और हम अब इस क्लास में पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण की पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, हम परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चलवासी पशुचारण। हम बात कर रहे थे पशुचारण की, और पशुचारण में जो किया जाता है वो उसको 2 भागों में बांटा गया है, वो हम बात कर चुके थे। अब उन भागों का अपन वर्गीकरण करेंगे या उन भागों को विस्तार से समझेंगे। उसमें पहला जो भाग था वो था चलवासी पशुचारण। कौन सा पशुचारण? चलवासी पशुचारण। और एक था वाणिज्य पशुचारण। तो सबसे पहले चलवासी पशुचारण के बारे में पढ़ेंगे। इस व्यवसाय का विवेचन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत है, यानी चलवासी पशुचारण को समझने के लिए हम निम्न बिंदुओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला बिंदु है प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय होना। जो पशुचारण था ये प्राचीन समय से ही जीवन निर्वाह का क्या था, व्यवसाय रहा है। पहला बिंदु है प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय होना। चलवासी पशुचारण मानव का प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा। ये हमें सबको पता है कि प्राचीन समय से ही पशुचारण मानव का प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय। वर्तमान में भी अगर गांवों में देखें तो ज्यादातर लोग किसमें लगे हुए हैं, पशुचारण में लगे हुए हैं, जिसमें पशुपालक अपने भोजन, वस्त्र, आवास, औजार व यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है। यानी जिसमें हम लोग जो पशु पालते हैं वो भोजन, वस्त्र, आवास, औजार, यातायात, इन सब के लिए किस पर निर्भर रहता है, पशुओं पर निर्भर रहता है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, पहला बिंदु प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय होना। चलवासी पशुचारण मानव का प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुपालक अपने भोजन, वस्त्र, आवास, औजार व यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है। दूसरा बिंदु पानी व चारागाह की उपलब्धता के अनुसार स्थानांतरित होना। और ये जो पशुपालक होते हैं वो जो चलवासी पशुचारक होते हैं, वाणिज्य वाले नहीं, चलवासी पशुचारक होते हैं, वो किसी एक स्थान पर रुक के पशु पालन नहीं करते। वो भोजन और पानी, चारागाह व पानी के आधार पर अपन स्थानांतरित करते रहते हैं। पानी व चारागाह की उपलब्धता, जहां पानी और चारागाह उपलब्ध होगा उधर की तरफ वो क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। वापिस रिपीट कर रहा हूं, पानी व चारागाह की उपलब्धता के अनुसार स्थानांतरित होना। चलवासी पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी व चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। चलवासी पशुचारक चारागाह व पानी की उपलब्धता के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ स्थानांतरित होते रहते हैं। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र, जैसे 4-5 ग्रुप हो जाते हैं और वो एक ही दिशा में नहीं चल के उन सबके अलग अलग क्या होते हैं, निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं। वापिस रिपीट कर रहा हूं, चलवासी पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी व चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट बिंदु है क्षेत्रों के अनुरूप पशुओं का पालन किया जाना। यानी किस क्षेत्र में कौन से पशु पाले जाते हैं, किस क्षेत्र में कौन से पशु नहीं पाले जाते, वो जलवायु दशाओं के अनुसार। जैसे मान लो कि अपने यहाँ अगर देखें मैदानी भागों में, जो मैदानी भाग है वहां पर आप ऊंट नहीं पाल सकते, और आप रेगिस्तान की बात करो तो रेगिस्तान की तरफ आप भैंस नहीं पाल सकते। तो उस आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया गया, क्षेत्रों के अनुरूप पशुओं का पालन किया जाना। कौन से क्षेत्र में कौन से पशु अच्छी तरीके से पाले जा सकते हैं। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय व भेड़, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय व भेड़ पशु पाले जाते हैं। दूसरा सहारा व एशिया मरुस्थलीय भागों में भेड़, बकरी व ऊंट पाले जाते हैं। सहारा एवं एशियाई मरुस्थलीय भागों में भेड़, बकरी व ऊंट पाले जाते हैं। तिब्बत व एंडीज पर्वतीय भागों में, अब पर्वतों की बात करें तो तिब्बत व एंडीज पर्वतीय भागों में याक, लामा आदि को पाला
जाता है। आपसे ये नहीं पूछेंगे ये याक लामा कैसे होते हैं, नहीं, सिर्फ ये पूछेंगे तिब्बत व एंडीज पर्वतीय भागों में कौन से किस प्रकार के पशु पाले जाते हैं, याक लामा। ध्यान रखना ये पशुओं के नाम है। आर्कटिक व उप ध्रुवीय क्षेत्रों में मुख्यतः रेनडियर पाले जाते हैं। आर्कटिक व उप उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सा पशु पाला जाता है, रेनडियर। ये पशु यहाँ की जलवायु के अनुसार पाले जाते हैं। वापस मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, इस बिंदु को, क्षेत्रों के अनुरूप पशुओं का पालन किया जाना। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय व भेड़, सहारा व एशिया मरुस्थलीय भागों में भेड़ बकरी ऊंट, तिब्बत व एंडीज पर्वतीय भागों में याक लामा, आर्कटिक व उप उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्रों में रेनडियर पाले जाते हैं। अब हम इसका जो फोर्थ बिंदु है वो पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने अभी थर्ड पॉइंट में पढ़ा था किन क्षेत्रों में किन पशुओं का पालन किया जाता है। अब हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें चौथा बिंदु पढ़ते हैं, चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। चलवासी पशुचारण के क्षेत्र में विश्व में चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र है। विश्व में चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र है। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पॉइंट अपन ने इसमें दे रखे हैं। चलवासी पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। वापस रिपीट कर रहा हूं, इसको मैं एक बार आपको मैप के माध्यम से भी बता दूंगा, क्लास डाल दी जाएगी। इसमें अभी हमको सिर्फ यहाँ ऊपर से पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि उत्तरी अफ्रीका कैसे, कहाँ इसको ऐड करना है, वहां आपको ऐड नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ आपको लिखना है। तो चलवासी पशुचारण का जो प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। ये पहला क्षेत्र है जो पशुचारण के लिए प्रमुख है। दूसरा, इसका द्वितीय क्षेत्र यूरोप एशिया महाद्वीप के टुंड्रा प्रदेशों में। यूरोप एशिया महाद्वीप के कौन सा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश। तीसरा, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप। ये 3 क्षेत्र है जहां पर चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से किया जाता है। मैं वापस ये पॉइंट आपको रिपीट कर रहा हूं, चलवासी पशुचारण के क्षेत्र जिसके 3 प्रमुख क्षेत्र बताए हुए हैं आपकी बुक में। अभी तक एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लास्ट 2 बोर्ड एग्जाम में। चलवासी पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा, इसका द्वितीय क्षेत्र यूरोप व एशिया महाद्वीप के टुंड्रा प्रदेश है। तीसरा, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप। ये पशुचारण के विश्व में प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं, ऋतु प्रवास करना। जो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पशुपालन करते हैं तो वहां पर जाना कहलाता है ऋतु प्रवास। कैसे? चलवासी पशुचारक के अंतर्गत पशुपालक नवीन चारागाहों की खोज में समतल भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। चलवासी पशुचारक किसी एक स्थान पर रहकर पशुपालन नहीं करते, वो पर्वतीय या समतल भागों में लंबी दूरियां तय करके अपने पशुओं का क्या करते हैं, पालन करते हैं। कैसे? ग्रीष्म काल में ये मैदानी भाग से पर्वतीय भागों की तरफ चले जाते हैं। जो ग्रीष्म काल होता है यानी बरसात का जो काल होता है उसमें ये मैदानी भाग से चले जाते हैं पर्वतीय भागों में, एवं शीत काल में पर्वतीय भाग से ये किधर आ जाते हैं, मैदानी भागों की तरफ प्रवास करते हैं। और इनकी इस गतिविधि को ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। ये एक अलग से आपके क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है? तो सीधी सी परिभाषा है, जो पशुपालक या पशुचारक है वो ग्रीष्म काल में मैदानी भागों से पर्वतीय भागों की तरफ और शीतकाल में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की तरफ क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। और इसी को क्या कहते हो आप, ऋतु प्रवास कहते हो। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऋतु प्रवास। चलवासी पशुचारक के अंतर्गत पशुपालक नवीन चारागाहों की खोज में समतल भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। ये ग्रीष्म काल में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की तरफ एवं शीतकाल में पर्वतीय भाग से मैदानी भागों की तरफ प्रवास करते हैं और इस गतिविधि को ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट बिंदु है, वर्तमान समय में इनकी क्या स्थिति है। वर्तमान समय में जो चलवासी पशुचारक है उनकी क्या स्थिति
है। वर्तमान समय में चलवासी पशु चारकों की संख्या कम हो रही है। धीरे धीरे जो चलवासी पशु चारक है इनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी क्या हो रही है, कमी। और ये जो क्षेत्र उपयोग में लेते थे, जहां ये अपने पशुओं को चराते थे, उस क्षेत्र में भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसके दो प्रमुख कारण सामने आए हैं। क्वेश्चन ये बनता है आपके, वर्तमान में चलवासी पशु चारकों की संख्या कम क्यों हो रही है, इसके दो उचित कारण बताइए। तो पहला कारण है राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण करना। सभी देश ले लो, राज्य ले लो, जिले ले लो, तहसील ले लो या गांव ले लो, उन्होंने सबने अपनी अपनी जो सीमाएं हैं वो निर्धारित कर दी है। तो वो एक स्थान, एक गांव वाला दूसरे गांव में अपने पशुओं का पालन नहीं कर सकता। दूसरा, नवीन बस्तियों के निर्माण की योजना बनाना। जहां पर ये पशु चारक अपने पशु चराते थे, वहां बड़े बड़े उद्योग धंधे, नई नई क्या हो गई है, बस्तियां स्थापित हो गई है। इन दो कारणों की वजह से चलवासी पशु चारकों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। और अब हम इसमें जो चलवासी पशु चारण था वो कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे वाणिज्य पशु चारण। हम जो चलवासी पशु चारण है वो हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य आप इसको व्यापारिक भी बोल सकते हो, यानी जो पशुपालन व्यापार के लिए किया जाता है उसको वाणिज्य पशुधन पालन भी आप बोल सकते हो। तो इनकी जो विशेषताएं, जो मुख्य बातें हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे वाणिज्य पशुधन पालन की। वाणिज्य पशुधन पालन एक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है जो मुख्यतः पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। यानी ये जो और महाद्वीपों में फैला है वो पश्चिमी महाद्वीपों की तरफ से फैला है। और इसको आप ये पशुधन करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता क्या पड़ती है, अधिक पड़ती है। वापस मैं ये रिपीट कर रहा हूं, वाणिज्य पशुधन पालन एक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है जो मुख्यतः पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। क्वेश्चन, वाणिज्य पशुधन पालन कौन सी संस्कृति से प्रभावित है, पश्चिमी संस्कृति, यानी इधर वाली संस्कृति से क्या है, प्रभावित है। इसका जो दूसरा बिंदु है, इसमें पशु फार्म स्थायी होता है। इसमें क्या होता है, पशु पालन करने के लिए पशुओं के जो फार्म है वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं एवं विशाल क्षेत्र पर फैले हैं। और ये जो फार्म है बड़े बड़े विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं एवं इस संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। और इस फार्म को भी क्या करेंगे आप, छोटी छोटी इकाइयों में क्या करोगे, आप बांट दोगे। जैसे ये पूरा फार्म है और इसको भी आप छोटी छोटी इकाइयों में क्या कर दोगे, बांट दोगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, इसमें पशु फार्म स्थायी होते हैं, विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं, इस संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। पशुओं की चराई, नेक्स्ट पॉइंट, पशुओं की चराई को नियंत्रित करने के लिए विशाल चारागाह क्षेत्रों को बाड़ लगाकर एक दूसरे से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ये पूरा आपके फार्म है और इसको ये वाले बीच में ये बाड़ लगाकर एक दूसरे से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और अलग क्यों किया जाता है वो अभी हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। पशुओं की चराई को नियंत्रित करने के लिए विशाल चारागाह क्षेत्रों को बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। और जब चराई के एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, मान लो कि यहाँ की घास समाप्त हो गई, तो पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है, ले जाया जाता है। यहाँ से फिर कहाँ ले जाएगा, यहाँ जब यहाँ खत्म हो जाएगी फिर यहाँ, तब तक यहाँ वापस घास आ जाती है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, पशुओं की चराई को नियंत्रित करने के लिए विशाल चारागाह क्षेत्रों को बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। और जब चराई के एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है, इस व्यवसाय में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती। इसमें पशु देखो, चलवासी पशुचारण में पशु आप ज्यादा रख सकते हो, लेकिन इसमें जितनी आपके पास चारागाह के लिए भूमि है उतनी आप पशुओं की क्या रखोगे, संख्या रखोगे। नेक्स्ट बिंदु, इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इसमें केवल एक ही प्रकार के, मान लो किसी फार्म हाउस में अगर भेड़ ही पा रहा है तो वहां भेड़ ही भेड़ होंगे, किसी में बकरी पाल रहे हैं तो बकरी होगी, गाय तो गाय या बैल घोड़े जो भी है वो सिर्फ एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं जिनमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े आदि शामिल है। इन पशुओं से प्राप्त उत्पाद, अब इन पशुओं से अपन को जो प्राप्त हो रहा है, जैसे
मांस प्राप्त हो रही, ऊन प्राप्त हो रहा है, खाल प्राप्त हो रही है। इन पशुओं से प्राप्त उत्पाद को वैज्ञानिक ढंग से, कैसे वैज्ञानिक ढंग से यानी तकनीकी से संशोधित करके काम में उपयोग में लेने योग्य बनाकर डिब्बों में बंद करके बाजारों में क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। इसको रिपीट कर रहा हूं, इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं जिनमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े आदि शामिल है। इन पशुओं से प्राप्त उत्पाद जैसे मांस, ऊन, खाल को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित एवं डिब्बाबंद कर बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, पशु फार्म में पशुओं का पालन वैज्ञानिक ढंग व उच्च तकनीक के माध्यम से किया जाता है। इसमें जो पशु पालन किया जाता है वो वैज्ञानिक ढंग से और अच्छी तकनीकी के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, इस व्यवसाय में मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण व उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। ये जो पशु है, इस व्यवसाय, ये जो व्यवसाय है, इसमें जो मुख्य ध्यान दिया जाता है वो पशुओं के प्रजनन सुधार पर, बीमारियों पर नियंत्रण व उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। अब जो इसका लास्ट बिंदु है आपके जो पशुचारण का, इसका लास्ट पॉइंट है प्रमुख क्षेत्र, वाणिज्य पशुधन के प्रमुख क्षेत्र। विश्व में मुख्यतः न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, यूएसए व कनाडा के शीत उष्णीय घास के मैदान जिनको प्रेरी बोला जाता है, ध्यान रखना, कनाडा के शीत उष्णीय घास के मैदान जिनको प्रेरी के मैदान बोला जाता है, तथा दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस मैदान तथा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के कौन से मैदान, वेल्डस मैदानों में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। यहाँ से देखो क्वेश्चन बन रहे हैं, विश्व के प्रमुख क्षेत्र जहां पर वाणिज्य पशुधन किया जाता है, तो ये बड़े स्तर पर रहा गया। प्रेरी के मैदान कहाँ पाए जाएंगे, आपके कनाडा के शीत उष्ण घास के मैदान है। उसके अलावा वेल्डस मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका के वाणिज्य पशुधन के मैदान है। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था आखेट व भोजन संग्रह करना प्राथमिक कार्य, और जो दूसरा कार्य पढ़ा था अपने पशुचारण, उस पशुचारण में हमने चलवासी पशुचारण पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया वाणिज्य पशुचारण। और हम अब कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्राथमिक कार्य पढ़ेंगे कृषि, जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अब कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।